जी ये जो अमाउंट रिटेन करते जाते हैं जी, ये प्रोजेक्ट में सारी कैलकुलेट करती है। कौन सी रिटेन करते जा रहे हैं? जो रिटेंशन अमाउंट होती है परसेंटेज रखते हैं हर बिल में से एक अमाउंट रिटेन कर देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्या है कि सारी पे करेंगे। तो कर रहे हैं ना, साथ साथ पे कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस बिल पे करते जा रहे हैं। प्रोग्रेस बिल में से जो अमाउंट रिटेन कर देते हैं हाँ, वो एंड पे करेंगे ना। जो रिटेंशन मनी है उसको रिटेंशन मनी हम कहते हैं। वो बेसिकली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एग्रीमेंट के मुताबिक हम पे कर दें। कई दफा ऐसा एग्रीमेंट होता है आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन। बैंक इंटरेस्ट लगाता है, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट लगाता है या जो अमाउंट बाद में हमारी पेमेंट के बाद रहती जाती है। जी, वो वही प्रिंसिपल होती है ना। अब 40 मिलियन अगर हमने लोन लिया, ठीक है, उस लोन में हमें 10% पेमेंट कर दी, या पीछे 30 मिलियन लगा है, अब वो जो इंटरेस्ट लगता रहेगा वो 40 पे लगेगा नहीं 30 पे लगेगा, जो रिमेनिंग पे बैलेंस में। इसलिए हम उसको दो हिस्सों में कल स्प्लिट किया था कैलकुलेशन में। अच्छा जी, दूसरा हमने रिक्वायरमेंट नंबर 2 डिस्कस की थी कि पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं क्वेश्चन में। अब तरतीब टेबल को फॉलो करना है प्लीज। ये जो टेबल ऑफ अकाउंट हमने बनाई थी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये हमें हेल्प देगी हर चीज को कैलकुलेट करने के लिए। टेबल के मुताबिक 1 मार्च 20, अगर वो डेट आगे पीछे हो जाए मुझे बता दीजिए कि मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है। 1 मार्च 2017 को आपने एग्रीमेंट किया। देखो एग्रीमेंट करने की तो कोई एंट्री नहीं ना होनी, लेकिन उसी दिन आपने 10% एडवांस पे किया। हमारा एग्रीमेंट था 150 मिलियन, तो हमने एडवांस पेमेंट कितनी की थी? 15 मिलियन। ठीक है, तो पहले उसकी एंट्री पास करोगे। 1 मार्च 2017 को एडवांसेस, इसका पूरा लिखते हैं हम इसी तरह, एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा 15 मिलियन से। अच्छा, उसके बाद आगे चलिएगा तो नेक्स्ट डेट आई थिंक आई थी 1 मई 2017, जिस दिन हमने लोन लिया था, स्पेसिफिक लोन लिया था। जब लोन लेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, अब यहां पर जो कैश अकाउंट आ रहा है, वो जो कैश अमाउंट हमें मिल रही है वो पूरी तो नहीं मिल रही, लोन से कुछ कट रही है। जितनी मिल रही है उससे डेबिट करेंगे। कितनी थी? 39.8। अच्छा, जितनी अमाउंट हमारी डिडक्ट हुई है वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट होगी, और वो कितनी अमाउंट है? 0.2। और क्रेडिट कर देंगे हम ऑब्वियसली लोन को। और लोन कितने परसेंट पे लिया था हमने? आई थिंक 15%। इसको हम इसी तरह लिखते हैं 15% बैंक लोन, दैट इज 40 मिलियन। इसके बाद अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट डेट हमारी टेबल में कौन सी आ रही है? 15 जुलाई को हम फर्स्ट प्रोग्रेस बिल पे कर रहे हैं। लेकिन यहां रुकिएगा, ये बिल एग्रीमेंट के मुताबिक बिल 15 जुलाई को नहीं मिला मुझे, बिल मिला है मुझे 1 जुलाई को, और पेमेंट कर रहा हूं मैं 15 जुलाई को। अगर दो डिफरेंट डेट पे इस तरह हो तो दो एंट्रीज पास करनी है, यानी यकम की अलग एंट्री पास करनी है जब बिल आया था, और फिर 15 को जो पे कर रहे हो उसकी एंट्री पर अलग होगी। तो जरा आइएगा, पहले आप एंट्री करोगे 1 जुलाई 2017। अच्छा, जिस दिन प्रोग्रेस बिल आया उस दिन हम डेबिट करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा विद द ग्रॉस अमाउंट, यानी मेन जितना बिल आपको मिला उतनी अमाउंट का। और पहला बिल कितने मिलियन का था? 30 मिलियन का। ये 30 से मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन यकीनी बात है पेमेंट में 85% कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दो डिडक्शन कर रहा हूं, 10% जो एडवांस है और 5% रिटेंशन मनी। तो एडवांस के लिए हम अब एडवांस को क्रेडिट करेंगे। एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ये क्रेडिट होगा कितने परसेंट से? 10% से, तो 3 मिलियन।
और फिर जो बाकी 1.5 मिलियन जो 5% अमाउंट बनती है वो क्रेडिट करेंगे रिटेंशन, मनी पेएबल, और ये अमाउंट आएगी 1.5 मिलियन। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम पे कर रहे हैं, चुके वो हम कैश क्रेडिट कर रहे हैं, यानी सॉरी कैश नहीं अभी पे नहीं कर रहे, सॉरी हम करेंगे, हाँ जी, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स। और अगर फर्ज करें सेम डे को पे कर रहे हो तो कैश क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी बनी थी जी 25.5, जो कि हमें टेबल ऑफ जो यूटिलाइजेशन, फंड यूटिलाइजेशन टेबल में नजर भी आ रही है। इसके अगेंस्ट 15 जुलाई को 2017 को अब आप पेमेंट कर रहे हो। अब ये एंट्री बड़ी सिंपल है, जब पेमेंट कर रहे हो तो पेएबल डेबिट हो जाएंगे और कैश क्रेडिट, यानी पेएबल्स टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट। और यकीनी बात है हम जो पे कर रहे हैं वो 25.5 में। ये अब इसके बाद जितनी एंट्रीज आनी है मोर और लेस सेम होंगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी डेट आ रही है जी? 15/10/17 अगेन सेकंड प्रोग्रेस बिल है, तो फिर 2 एंट्रीज पास करूंगा। पहले 15/10 की बजाय 1st 10 को, जिस दिन मुझे बिल रिसीव हुआ, जिस दिन बिल रिसीव हुआ सेम इसी की एंट्री की कॉपी करेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम डेबिट करेंगे, लेकिन कितनी अमाउंट का बिल मिला हमें? 25 मिलियन का। उसके अगेंस्ट हम क्रेडिट करेंगे एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर 10%, विच इज 2.50। अब देख लो एडवांस एडजस्ट होता चला जा रहा है जैसे जैसे बिल आ रहा है। उसके बाद रिटेंशन मनी पेएबल, जितनी अमाउंट आप डिडक्ट कर रहे हो जो फ्यूचर में पे करनी है, जो कि यकीनन इसका हाफ होगा 1.25, क्योंकि 5% है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स, विच इज 20, कितना लिया था हमने टेबल में? टेबल से देख लें। अच्छा 21.25। अच्छा अब जब हम पे कर रहे हैं वो 15/10 को है। फिफ्टीन 10 को जब मैं पे कर रहा हूं तो पेएबल्स टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और हम पेमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली जितनी लाइबिलिटी बुक की है 21.25। एंट्री में ये नहीं शो करना कि कहां से पे कर रहे हो, यानी जनरल सर से स्पेसिफिक से, ये तो पेमेंट कर रहे हो, बस सर सिंपल आपने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सर नेक्स्ट ये डेट कौन सी आनी जी? सर ये सेकंड बिल हमने कल 14.3 नहीं किया था? कौन सी वाली एंट्री? सर ये जो हमने सेकंड बिल पे किया था, जी सर ये 14.3 नहीं है नहीं नहीं, 21.25 की आप जगह? जरा देखो, कुछ स्पेसिफिक से किया था, बाकी जनरल से किया था, टोटल करो यही अमाउंट आएगी। ओके सर, ओके। ठीक है। 1 नवंबर को अब हम पहली लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। लोन जो हमारा था उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं। लोन की रीपेमेंट कैसे होगी? हम डेबिट करेंगे 15% बैंक लोन। अच्छा, जो बैंक लोन पे कर रहे हैं उसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी?
ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर, एग्रीमेंट के मुताबिक लोन 8 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, तो यानी 5 मिलियन में पे कर रहा हूं सिर्फ एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट भी पे किया, वो भी डेबिट करूंगा। फाइनेंस कॉस्ट, कितना इंटरेस्ट पे किया? 3 मिलियन। तो टोटल जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो कैश को क्रेडिट कर दूंगा 8 मिलियन। इसके बाद अब आगे क्या है जी? यस, अब 31 दिसंबर को एक प्रोग्रेस बिल और आया जो टेबल ऑफ फंड यूटिलाइजेशन में आपको नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है नजर ना आने की? वेरी सिंपल, क्योंकि वो पे नहीं हुआ, लेकिन बिल तो आया है ना। देखो, जिस दिन बिल आएगा मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। 31 दिसंबर 2017 को मेरे पास तीसरा बिल आया, मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करूंगा। कितना बिल था ये वाला? 40 मिलियन का। और इसके अगेंस्ट मैं एडवांस को क्रेडिट कर दूंगा, एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर। इसका 10% जो कि 4 आएगा। फिर रिटेंशन मनी पेएबल, रिटेंशन मनी 5% 2 आएगी। और बाकी जो है वो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स। और ऑब्वियसली वो अमाउंट बनेगी 34। ये हमारी टेबल में नजर नहीं आ रही, ठीक है जी, लेकिन एंट्री पास करोगे। जब ये सारी एंट्रीज मैंने मुकम्मल कर ली, आखिर में अब आप वो जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज आपने की थी, जो टेबल बनाई थी हमने सबसे पहली वर्किंग में, उसकी एंट्री पास करेंगे। और वो एंट्री हमने पढ़ा था कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा और फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट होगी। कितनी अमाउंट से कैपिटलाइज किया था हमने? 5 ओवरऑल 5.089। ये सारी जर्नल एंट्रीज हैं। और अगर आप उसमें देखें तो मोर और लेस सेम एंट्रीज हैं। एक एंट्री 3 मरतबा भी आ रही है। जो प्रोग्रेस बिल है उसकी एंट्री मैक्सिमम ये हो सकती है अगर रिटेंशन मनी भी हो और एडवांसेस भी हो, ठीक है जी। इसके बाद सर ये लास्ट वाली एंट्री बता दो किसके लिए की है ये? ये 5.786 आ रहा है। कितना है? 786 आता है, 786 आता है, 5.786। 5.786। यस सर। चलो, अब आप रिक्वायरमेंट नंबर 3 लिखो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नंबर 3। Prepare relevant extracts of financial statements। इसमें SOFP का आता है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय SOFP लिखें। Prepare relevant extract of statement of financial position for the year as at 31st December 2017। अब ये जरा केयरफुली देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो हम शो करते हैं ना, वो नॉन एसेट साइड पे अगर आऊं पहले, तो नॉन करंट एसेट की हेडिंग में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
और ये कितनी अमाउंट आएगी, जितने प्रोग्रेस बिल आपको रिसीव हो चुके हैं उनको टोटल कर दो। जरूरी तो नहीं है कि एंट्रीज मेरे पास हो ना, ये तो चले हुई है, मैं यहां से भी देख के कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां से नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूं वहां से जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, कोई डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट मांग रहा है तो क्वेश्चन सामने रखेगा। इसका सिंपल तरीका ये होता है, जितने प्रोग्रेस बिल आ चुके हैं ना इस साल में, पे हुए या नहीं, जो इस साल से रिलेट करते हैं, अप टू 31 दिसंबर 2017 हमारे पास 3 बिल आ चुके हैं। पहला बिल जो था वो हमारा 30 मिलियन का था, सेकंड प्रोग्रेस बिल 25 मिलियन का था, थर्ड 40 मिलियन का था। तीनों को ऐड कर लो विच इज 95 मिलियन। ये 95 मिलियन की अमाउंट हम, अच्छा 95 मिलियन प्लस जो आपने कैपिटलाइज की है, हाँ जी, इसकी वर्किंग हम बनाया करते हैं, नॉर्मली इसका पार्ट होता है, ये छोटी सी वर्किंग होती है, 2 लाइनों में आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखें प्रोग्रेस बिल्स, और प्रोग्रेस बिल्स देखें तो तीनों को प्लस कर दें, यहीं पे शो करें वर्किंग 30 प्लस, इसको लहदा नहीं लिखना, एक एक बिल लिखने बैठ जाए, कोई फायदा नहीं है, प्लस 40 विच इज 95 मिलियन। और इसमें अब मैं ऐड करूंगा कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, और कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट जो है वो 5.786 है। इसको प्लस कर लें 100.786, ये 100.786 की अमाउंट जो है वो यहां आ जाएगी रुपीज इन मिलियन। बताइए ओके ये वाली पॉइंट? यस सर। ओके, आगे चलिए। अच्छा, नॉन करंट एसेट में यहां पर और कोई चीज नहीं आएगी, सिर्फ एक आएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर करंट एसेट में आ जाए, एडवांसेस जो आपने पे किए हुए हैं वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट में आएगा। आप लिखोगे एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, एडवांसेस अब निकालने का तरीका क्या है? जितने प्रोग्रेस बिल आए हैं ना उसका जो भी परसेंटेज है वो माइनस कर दोगे, यानी इसकी भी वर्किंग देख लो। ये वो वर्किंग बता रहा हूं जो डायरेक्ट है, यानी जो इन एंट्रीज के अलावा है। ये एंट्रीज आपने नोट डाउन कर ली है, मैं अरेज कर दूं एक आधी पोर्शन? तो कर लिए, रेस कर ली। यस सर। चलिए मैं यहां से थोड़ा सा कर देता हूं ताकि वर्किंग्स में बना सकूं, और मुझे एंट्रीज नहीं भी चाहिए, मैं सीधा क्वेश्चन से करना चाह रहा हूं। तो वर्किंग 2 में देखें हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रोग्रेस एडवांसेस, जो एडवांस दिया था, एडवांस आपने दिया था टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 10%, ये 15 मिलियन आ गया, और जो एडजस्टमेंट हुई है वो लेस हो जाएगी। एडजस्टमेंट कैसे निकालोगे? एडजस्टेड, जितने प्रोग्रेस बिल आ चुके हैं जो मैं यहां पर कैलकुलेट कर चुका हूं 95, तो 95 का 10% लूंगा तो 9.5। इसका मतलब जो इसका रिमेनिंग अमाउंट है विच इज 5.5, दिस वन इज एडवांस, ये स्टिल एडवांस है। ये मैं तब एडजस्ट करूंगा जब मेरे पास नेक्स्ट बिल आएंगे। ठीक है जी, ये 2 चीजें आ गई हमारी। तीसरी आ जाए अब लाइबिलिटी साइड पे, यहां और कुछ नहीं है कि लाइबिलिटी साइड पे ज्यादा आएंगी, तो पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज की तरफ आ जाते सर जी। सर ये जो आपने किया ना अभी वर्किंग टू, उसको दोबारा बता दें। जी जरिया, आवाज नहीं आई आपकी। सर मैं कह रहा हूँ अभी आपने जो ये एडवांस की अमाउंट की है ना कैलकुलेट 5.5, सर इसको दोबारा बता दें। 5.5 का ये अमाउंट दोबारा देख लें, देखें आपने जो एडवांस दिया था वो 150 का 10% दिया था 15 मिलियन, और ये एडजस्ट कितना हुआ है, जितने प्रोग्रेस बिल आपको मिल चुके हैं ना उसके ऊपर 10% अमाउंट जो है एडजस्ट हो चुकी है। जो मुझे प्रोग्रेस बिल मिले हैं वो 95 के,
तो 95 का 10% जो है वो एडजस्ट हो जाएगा और बाकी 5.5 जो है वो करंट एसेट है। ठीक है सर जी। सर एक चीज़ पूछनी थी सर, हमने प्रोग्रेस बिल अभी पे नहीं किया होता सर, जिस दिन ठीक मिलता है है। सर उस दिन ही एडवांस क्यों एडजस्ट हो जाता है? एडवांस क्यों एडजस्ट करते हैं? ओके मुझे ये बताइए कि जब कोई भी अमाउंट आपकी उस साल से रिलेट करती है तो आपने उसी साल में उसको रिकग्नाइज करना होता है एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जिस वक्त बिल आपका इस पीरियड में आ चुका है तो उसका एडवांस भी इस पीरियड में एडजस्ट होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। पेमेंट की बेसिस पे तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता हमारा अकाउंटिंग में। ओके सर। ओके जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? बोलिए क्या आना चाहिए? लोन, सिंपल लोन, जो ऑब्वियसली वो लोन जो स्पेसिफिक है। लेकिन अब इसकी भी पॉइंट समझिएगा। देखिए इसको मैं पहले आपको एक चार्ट बना के समझा रहा हूं। हमारा लोन कितना था? 40 मिलियन का। बताइए मैं कितना लोन पे कर चुका हूं? 5 मिलियन का लोन मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। मेरे पास रह गया लोन 35 मिलियन। यकीनन यही मेरा यहां आएगा। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो एक साल से ज्यादा अरसे में पे करनी है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। करंट लाइबिलिटी भी है ये और ये नॉन करंट लाइबिलिटी भी है। हर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसका पोर्शन अगले साल पे करना वो करंट होता है और बाकी सारा नॉन करंट होता है। अब टोटल लाइबिलिटी 35 मिलियन है, इनमें से 2 इंस्टॉलमेंट अगले साल पे करनी है मैंने, यानी 5 into 2 ये अगले साल पे करनी है। तो 10 मिलियन जो है वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी और 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25 नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, इसको वर्किंग की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा बेटर है। ये तो मैंने जरा थोड़ा सा समझाने के लिए इस फॉर्म में लाया। तो यहां पर आप लिखोगे 15% बैंक लोन, और मैं इसको रेफरेंस दे देता हूं वर्किंग 3 का। आप इसको इस फॉर्म की बजाय प्रॉपर लिखोगे कि टोटल लोन जो लिया था इतना था, 5 मिलियन आपने इसमें रीपे कर दिया। अब लाइबिलिटी पहले निकालो 35 मिलियन की, फिर लिखो करंट पोर्शन इसमें कितना है और रिमेनिंग नॉन करंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट जो है 25 मिलियन यहां शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट आइए जी। जनरल बोरिंग्स नहीं शो होगी? जो जनरल लोन है हमारा, जनरल तो है, वो तो करंट लाइबिलिटी है, वो रनिंग फाइनेंस है। ओके सर। ठीक है, रनिंग फाइनेंस जब भी होता है ना वो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होती, वो करंट होती है बेशक, क्योंकि वो हर साल के बाद रिन्यू होता है। ठीक है, इस वजह से हम उसको कभी भी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं लेते। अच्छा, अब नॉन करंट लाइबिलिटी में अंडरस्टूड है और कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। जी जी सर वर्किंग 3 एक बार बता दो। वर्किंग 3 ये लो मैं बना देता हूं दोबारा प्रॉपर तरीके से। देखो वर्किंग 3 में आप लिखोगे टोटल लोन कितना था, यानी लोन टेकन, कितना लोन लिया था आपने। ठीक है, वो तो क्लियर है, क्वेश्चन के मुताबिक आपने 40 मिलियन का लोन लिया। इस लोन में जो रीपे हो चुका है वो लाइबिलिटी नहीं रही। रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वो 5 मिलियन पे किया आपने। अब आप कहोगे मैंने 8 पे किया, भाई 3 तो इंटरेस्ट था ना, जो लाइबिलिटी पे की है वो 5 मिलियन है। अब मेरी लाइबिलिटी रह गई 35 मिलियन, यानी ये लोन पेएबल है जो मैंने पे करना है। अब इसमें से अगले साल कितना पे करना है वो करंट पोर्शन होता है। अगले साल आपने, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद आपने पे करना है और अगला पूरा साल में 2 मरतबा 6 मंथ आएंगे, 2 इंस्टॉलमेंट बनेगी। 5 into 2 विच इज 10, इसको लेस किया तो 25 मिलियन जो है वो नॉन करंट पोर्शन, ये जो वर्किंग मैंने शो कर दी। ठीक है, सेम जब करंट लाइबिलिटी में आता हूं तो पहले क्यों ना इसी को उठा लें, इसमें तो कोई नहीं तरतीब जिसको मर्जी पहले लिखो। अच्छा, करंट लाइबिलिटी में काफी चीजें आनी है यहां पर।
सबसे पहले तो मैं यही लेता हूं, अब इसको इस तरह नहीं लिखूंगा, इसको प्रॉपरली लिखूंगा, करंट पोर्शन ऑफ 15% बैंक लोन। ये तरीका होता है लिखने का, ताकि इससे ये क्लियर हो हमें कि ये है असल में नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन इसका वो पोर्शन जो अगले साल है वो हम यहां अलग कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। उसका भी वही रेफरेंस दोगे, वर्किंग 3 10 मिलियन, तो ये देख लो लोन उतना ही आ गया 25 मिलियन। इसके फौरन बाद मैं आ जाता हूं पेएबल्स की तरफ। सर ये पिक्चर ब्लर हो रही है, दोबारा तक यहाँ लिखा आपने, करंट पोर्शन ऑफ 15% बैंक लोन, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा करंट लायबिलिटी में मैं फौरन इसके बाद आता हूं पेएबल, रिटेंशन मनी पेएबल, रिटेंशन मनी पेएबल, और इसको कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। मैं इसको भी वर्किंग में ले जाता हूं, लेकिन एक लाइन में, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं वर्किंग बना रहा हूं, अदरवाइज ब्रैकेट में भी कर सकते हो इसको। वर्किंग फॉर इसको कैसे निकालोगे, जितने प्रोग्रेस बिल आ चुके हैं उसका 5% ले लो, बस सिंपल। प्रोग्रेस बिल कितने हैं, 95 मिलियन के, इसका 5% अगर मैं लूं वो रिटेंशन मनी 4.75, ये मेरी रिटेंशन मनी पेएबल में आ जाएगी। तीसरी अमाउंट जो रिटेंशन मनी के अलावा आएगी वो है आपकी पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, ये जो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर आप देखो ये 3 मर्तबा मैंने क्रिएट किए थे। जब प्रोग्रेस बिल आएगा, जैसे ही प्रोग्रेस बिल आएगा पेएबल क्रिएट होंगे, पे करेंगे, पेएबल खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब पहला प्रोग्रेस बिल में जो पेएबल है वो पे हो चुके हैं, वो लायबिलिटी नहीं रही। सेकंड प्रोग्रेस बिल के जो पेएबल हमने बुक किए थे वो भी अब लायबिलिटी नहीं रही। लेकिन जो थर्ड प्रोग्रेस बिल है, चूंकि वो 31 दिसंबर को आया है, उसका जो पेएबल की अमाउंट हमने कैलकुलेट की हुई है 34 मिलियन, ये आपके सामने है, ये अमाउंट यहां ले, क्योंकि ये आपने 15 दिन के बाद पे करनी है, यानी 15 जनवरी को मैंने पे कर देनी है ये, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी पेएबल आ गया। अब आ जाए बैंक ओडी, रनिंग फाइनेंस। अच्छा, अब रनिंग फाइनेंस में चूंकि ये जनरल बोरिंग है, लिखने से पहले मेरी बात को सुनिएगा। रनिंग फाइनेंस जो है, चूंकि ये हमारा जनरल बोरिंग है, ये सिर्फ इसके लिए तो है ही नहीं, ये बोरिंग किसी और के लिए भी यूज हो सकती है, माइट भी पॉसिबल यूज हुई भी हो, मुझे तो उसने क्वेश्चन में नहीं दिया और ना ही देगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम यहां पर सिर्फ उतना रनिंग फाइनेंस शो करेंगे जितना हमने यूटिलाइज किया है इस बोरिंग कॉस्ट में। उसके लिए क्या करोगे, टेबल में जाओ, इसको लहदा नहीं लिखना होता, रनिंग फाइनेंस बैंक ए, बैंक टू, एक लिखते हैं रनिंग फाइनेंस, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने टेबल में जाना है, टेबल ऑफ फंड यूटिलाइजेशन, उसमें याद होगा एक कॉलम हमने बनाया था जनरल फंड, वो जितनी पेमेंट्स की उसको प्लस कर लो, वो अमाउंट है, ठीक है, उसको प्लस कर लो, तो ये मेरे पास आएगा रनिंग फाइनेंस। $29.95, ठीक है जी। अब इससे आखिरी एक चीज रह गई, और वो क्या है सर? जी सर रिपीट कर दें। जी मैं करता हूं, जी पूछिए। सर फंड यूटिलाइजेशन में जितनी पेमेंट्स की हैं वो रनिंग फाइनेंस में आएगा? जी वो रनिंग फाइनेंस में, वो यूटिलाइज हो गई है ना। ठीक है सर। रनिंग फाइनेंस की नेचर ही ये होती है जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हो, जब Yes, sir. पेमेंट वहां से करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो इसका सिंपल ये करना है कि जो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो आपने फंड यूटिलाइजेशन टेबल बनाई है उसमें जितनी भी बोरोइंग फंड्स आपने यूटिलाइज किए फ्रॉम जनरल बोरोइंग, उसको टोटल कर लो, वो अमाउंट यहां ले आएंगे। अब लोन इससे ज्यादा है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, मुझे ऐसे कोई कंसर्न नहीं, हो सकता है वो कहीं और भी यूज हुआ हो, वो भी मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। वॉट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ क्वेश्चन, आपने उसको फॉलो करना। अब एक चीज और है जो अक्सर स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, इवन कई दफा एज ए टीचर मेरे भी ज़हन से निकल जाता है, लेकिन ये बड़ा केयरफुली करना है। जो आपने स्पेसिफिक बोरोइंग ली थी
उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब पे की थी, क्वेश्चन के मुताबिक देखो टेबल में नजर आएगा 1 नवंबर को आपने पेमेंट, ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि मैं 1 नवंबर तक इंटरेस्ट पे कर चुका हूं, बाकी इंटरेस्ट यकीनी बात है 6 महीने बाद पे करना है, लेकिन साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो क्या 2 महीने का इंटरेस्ट अक्रू नहीं करोगे? यस। और वो अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट जो है या अक्रूड इंटरेस्ट भी करंट लाइबिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा भी अक्रूड हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, जितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो ले लेंगे। और अक्रूड कैसे निकलेगा वो यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। लोन जो है मेरा कितना है 35, अब 40 नहीं है क्योंकि 5 मिलियन मैं पे कर चुका हूं। यहां से चेक कर लो, ये देखो 25 + 10 इंटू 15%, ये पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, इंटू 2/12, 2 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लें, कितना आएगा 0.875 875। और प्लीज इसकी एंट्री भी करनी है, यहां रह गई है एंट्री, इस एंट्री से, ये सबसे आखिर में करते हैं, इसकी एंट्री भी करोगे और इसकी एंट्री होगी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट। .875 ये मैंने 3 आपके सामने रिक्वायरमेंट लिखी। एग्जामिनर एक टाइम में एक क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट मांगता है, ये नहीं है कि तीनों को, अदरवाइज तीनों तो आप देख लो कि कल से शुरू किया हुआ है और आज तकरीबन 1.5 क्लासेस गुजरने के बाद तो मैं इसको मुकम्मल कर सका, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम। तो एग्जामिनर अब सुनिएगा, सम टाइम क्या करता है कि वो एंट्रीज मांगेगा, सम टाइम वो क्या है वो एक्सट्रैक्ट मांग लेगा, और सम टाइम वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। और ये याद रखिएगा पास पेपर में सबसे ज्यादा जो आया हुआ वो पहला है, ठीक है। यानी समझ लो वो आता ही वो है, ये कभी कभी दे देता है बीच में, लेकिन जब भी देता है चूंकि इसकी प्रैक्टिस कम होती है, हमारे पास क्वेश्चंस कम होते हैं, मैं तो हमेशा कहूंगा आपको कि यार आप लोग जब क्वेश्चन करो तो बेशक वो रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब हम लोग सिर्फ होते हैं कि जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हिस्सा कर ले बस, ठीक है। और फिर नेचुरली तो जो एरिया एग्जामिनर ने बहुत कम दिया है वो अगर दोबारा देगा तो प्रैक्टिस कम होने की वजह से हमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल में ज्यादा केयरफुली करने वाला होता है, ये एक्सट्रैक्ट वाला। हालांकि टेक्निकली इसमें टाइम कम लग रहा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा एक चीज याद रखें, चाहे मैंने जर्नल एंट्रीज पास करनी हो, चाहे मैंने SOFP बनानी हो, जो पहला पार्ट मैंने करवाया था वो तब भी करना पड़ेगा। क्यों? ये जो एंट्री आपने पास की है दिस वन, ये वाली 5.786, ये अमाउंट कहां से आई है? आपके सामने है, ये अमाउंट आई है फंड यूटिलाइजेशन टेबल के बाद जो मैंने वो स्टेटमेंट बनाई थी, तो वो तो मस्ट बननी है। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है 2, लेकिन वो मांगता ये है तो पहले वो करना पड़ेगा तो ये बनेगा। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट तो बना ही नहीं सकते किसी सूरत। ठीक हो गया जी? एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम इसका SOCI का एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं बनाते? हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो है। SOCI में सिर्फ इसमें एक अमाउंट आती है फाइनेंस कॉस्ट, और वो हमें दी नहीं होती क्वेश्चन, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट और भी होती है, सिर्फ यही नहीं है। सर जी सर ये एक्रूड इंटरेस्ट थोड़ी लॉजिक दोबारा बता दें। किसकी? लास्ट पॉइंट सर, एक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड की सिंपल ये है ना कि आपने चूंकि साल के एंड पे क्लोजिंग करनी है, इंट्रो में आपने एक चैप्टर पढ़ा था अक्रूवल एंड प्री पेमेंट, यानी वो हमें ये कहता है कि जिस साल में आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है उस साल के एक्सपेंसेस उसी साल में आने चाहिए, चाहे वो पे हुए हों या ना पे हुए हों। अब अगर आप देखो तो आपका अगर एक ऐसा एक्सपेंस जो उस साल से रिलेट करता है अभी पे नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना आपको। मतलब इंटरेस्ट आपने पे किया है 1 नवंबर 2017 तक, जबकि इंटरेस्ट बनता कब तक है? तो 31 दिसंबर तक, तो 2 महीने का इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड करो ना, ये अक्रूड होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी।
अच्छा, अब सबसे पहले तो क्योंकि आज मैंने ना छांटी करनी है स्टूडेंट्स की, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैं ज़रा अटेंडेंस लगाऊंगा, को आज रिपोर्ट निकालूंगा। जो बच्चे इस वीक में 3 दिन एब्सेंट रहे उनका नाम खत्म और दोबारा इस बैच में नहीं आएंगे, और वो बच्चे जो एनरोल नहीं है वो भी ज़रा हाईलाइट हो जाएंगे। ज़रा मैं बोलता हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। पहले मैं ये बड़े ज़रूरी, आज सारी क्लासों में ज़रा आज ऑपरेशन क्लीन अप कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद फिर कॉल